हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कहाँ हैं? घर पर ही हो सब? चलो अच्छी बात है, घर पर ही हैं सारे। बाहर मत घूमना, कोरोना घूम रहा बाहर, चपेट में आ जाओगे। और निकलो तो मास्क लगा के, और जेब में सैनिटाइजर रखो साथ में, ओके। और मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपकी बायोलॉजी क्लास लगातार चल रही है, तीसरा चैप्टर अपना चल रहा है, ओके। परपरागण कंप्लीट हो चुका था, विधियाँ पूरी हो चुकी हैं, और विधियों से आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस वो आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक अपना होगा सबंध्यता या अनिश्चितता, ओके। सबंध्यता या अनिश्चितता, इसको हम कह सकते हैं सेल्फ स्टेबिलिटी और इनकम्पेटिबिलिटी। ओके, सबंध्यता या अनिश्चितता क्या है? ये सबंध्यता जो शब्द वो पहले भी आ चुका है। परपरागण की जो विधियां थी, उससे पहले का अपना जो टॉपिक था परपरागण के लिए जो अनुकूलन हमने लिया था, उसमें ये था सबंध्यता या अनिश्चितता, इसको कह सकते हैं। सबंध्यता या अनिश्चितता क्या है? अनिश्चितता में आप देखिए, वैसे इसका मीनिंग तो ये दिख रहा है कि अ का अर्थ अनुपस्थित है और निश्चितता का अर्थ निश्चित नहीं होगा, अर्थात नर और मादा युग्मकों के बीच में इस अवस्था के दौरान निषेचन नहीं होता है। ठीक है, इसका पूरा मीनिंग क्या है? पूरा मीनिंग ये है कि जैसे पुष्प में एक भाग तो परागकण, और परागकण में आपको पता है नर युग्मकों का निर्माण होगा, जब नर युग्मकों बनेगा, और दूसरा भाग स्त्रीकेश रूप में मादा युग्म का निर्माण होगा। ठीक है, तो यहाँ स्थिति क्या है कि जो नर युग्मक हैं और जो मादा युग्मक हैं, दोनों जो हैं एक्टिव है, क्रियाशील हैं, दोनों जनन करने में सक्षम हैं, लेकिन फिर भी उनमें निषेचन की जो क्रिया है वो सफल नहीं हो रही है। निषेचन में यहाँ विफलता आ रही, विफल हो रहा है निषेचन, निषेचन पूर्ण नहीं हो रहा है, जबकि नर और मादा दोनों युग्मक कैसे जनन क्षम में सक्रिय हैं। इस अवस्था में भी यदि निषेचन नहीं हो रहा है, निषेचन में असफलता या विफलता हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चितता कह सकते हैं। परिभाषा क्या होगी इसकी? देखिए, इसकी परिभाषा ये होगी कि जब पूर्णतया कंप्लीटली जननक्षम नर तथा मादा युग्मकों के मध्य निषेचन में असफलता कह सकते हो या विफलता कह सकते हैं आप, पाई जाती है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? इसे अनिश्चितता कहा जाता है, अनिश्चितता कहा जाता है। ठीक है, फिर से देखिए कि जब पूर्णतया जननक्षम नर और मादा युग्मकों के मध्य निषेचन में असफलता हो रही है या दोनों का संलयन नहीं हो रहा है, दोनों में बार बार विफलता आ रही है, तो उस दौरान इसे हम क्या कहेंगे? अनिश्चितता कहेंगे। नर और मादा युग्मक दोनों जनन करने में सक्षम है, लेकिन निषेचन नहीं हो रहा है, निषेचन की क्रिया विफल हो रही है, तो इस अवस्था को हम क्या कहेंगे? अनिश्चितता कहेंगे। ठीक है, अब ये जो अनिश्चितता है ये भी यहाँ पर दो प्रकार से पाई जाती है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से अनिश्चितता पाई जाएगी। तो अगला जो होगा वो हम लेते हैं अनिश्चितता के प्रकार। अनिश्चितता के प्रकार की हम बात करते हैं, तो अनिश्चितता जो है वो यहाँ पर दो प्रकार से पाई जाएगी। अनिश्चितता दो प्रकार से पाई जाती है। पहला जो प्रकार है अंतराजातीय, या इसको कहते हैं
इंटर स्पेसिफिक कहते हैं। अंतरजातीय और इंटर स्पेसिफिक, ये अनिश्चितता कब पाई जाएगी? ये अनिश्चितता उस स्थिति में होती है जब एक ही वंश की दो जातियों के मध्य एक ही वंश की दो जातियां हैं और उन दोनों जातियों में नर और मादा युग्म के बीच में निषेचन नहीं हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अंतरजातीय अनिश्चितता कहेंगे। मतलब वंश एक ही है लेकिन एक वंश की दो जातियों के बीच में अनिश्चितता पाई जा रही है, तो उसे हम कहेंगे अंतरजातीय या इंटर स्पेसिफिक। यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस और इसके साथ में है ब्रेसिका रापा, ब्रेसिका रापा। अब यहाँ देखिए मैंने कहा एक ही वंश की दो जातियों के मध्य। अब ये जो है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, विज्ञान नाम है सरसों का, ये भी सरसों है। अब दोनों में ब्रेसिका, ब्रेसिका तो क्या वंश है, ब्रेसिका क्या हो गया? वंश। तो वंश तो एक ही हो गया, दो जातियों के मध्य, दो जातियां कौन सी है? ब्रेसिका वंश की दो जातियां यहाँ पर है, एक तो है कैम्पेस्ट्रिस और एक है रापा, दोनों सरसों की जातियां हैं। तो वंश की दो जातियों के बीच में हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अंतरजातीय कहेंगे। ठीक है। यदि कैम्पेस्ट्रिस से परागकण निकलते हैं और वो रापा के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो वहाँ पर जो परागकण है उनका अंकुर नहीं हो गया, निषेचन की क्रिया नहीं हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अंतरजातीय कहेंगे। ठीक है। वंश एक है, उसमें दो जातियों के बीच में ये पाई जाएगी। एग्जाम्पल हो गया ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस और ब्रेसिका रापा के मध्य पाई जाएगी। ठीक है। एक ही वंश की दो जातियों के मध्य कौन सी पाई जाएगी? अंतरजातीय। ओके। इसके बाद दूसरा प्रकार हम लेते हैं, ये तो अंतरजातीय है, दूसरा है अंतरजातीय। अंतरजातीय ये ऐसे कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कहेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक या अंतरजातीय। ये ऊपर वाले से अलग है। यहां क्या होगा? एक ही जाति के दो सदस्यों के मध्य पाई जाएगी। अंतरजातीय अनिश्चितता कहां पाई जाएगी? एक ही जाति के दो सदस्यों के मध्य। कहने का जाति एक है और एक ही जाति के दो पादप हैं, दो सदस्य कह सकते हो, तो दो पादपों के बीच में पाई जाएगी। ठीक है। और यहाँ इसमें एग्जाम्पल है प्रिमूला, इसका एग्जाम्पल है प्रिमूला के अंदर ये पाई जाती है। ओके। दो पादप हैं, एक ही जाति के हैं, लेकिन फिर भी उनमें नर और मादा युग्म के बीच में निषेचन नहीं हो रहा है, उसमें असफलता है, विफलता आ रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अंतरजातीय कहेंगे। और इसी को एक अन्य नाम भी देते हैं, इसी को स्वबंध्यता भी कहते हैं। जो दूसरा जो प्रकार है अंतरजातीय या इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी, इसी का अन्य नाम क्या है? स्वबंध्यता है। स्वबंध्यता हमने पीछे पढ़ा था, एक ही जाति के पादपों के बीच में होगा। ठीक है। और तभी बताया था, तभी पर परागण पाया जाएगा। स्वबंध्यता होगी तभी क्या पाया जाएगा? पर परागण पाया जाएगा। ओके। तो दूसरा जो है अंतरजातीय, इसी का अन्य नाम क्या हो गया? स्वबंध्यता हो गया। अब ये जो स्वबंध्यता है ये कब पाई जाएगी? ये पाई जाएगी पराग स्त्रीकेसर क्रिया, या इसको कहते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। स्वबंध्यता या अंतरजातीय अनिश्चितता कब पाई जाती है? पराग स्त्रीकेसर क्रिया या आकर्षण के दौरान ये पाई जाती है।
अब पराग स्त्रीकेसर क्रिया ये कब होती है? जब परागकण स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं। परागकण, जैसे ये स्त्रीकेसर का भाग है, ये स्त्रीकेसर हो गया, ये इसमें ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र है, ठीक है। तो दूसरे पादप से जो परागकण है वो यहाँ इसके वर्तिकाग्र पर आ गए, लेकिन इन परागकणों का यहाँ पर अंकुरण नहीं होता है, या परागकण का अंकुरण हो गया, परागनलिका बन गई, लेकिन नर और मादा युग्मकों का संलयन नहीं हो रहा है, तो उस दौरान जो है सबंध्यता पाई जाती है। और यहाँ पर परागकण और इस वर्तिकाग्र पर जो प्रक्रिया हो रही है, स्त्रीकेसर और परागकण के बीच में वर्तिकाग्र पर जो प्रोसेस या जो प्रक्रिया होगी, उसी को हम क्या कहते हैं? पराग स्त्रीकेसर प्रक्रिया कहते हैं। और इस दौरान इस सबंध्यता जो वो दिखाई देती है या पाई जाती है। इस सबंध्यता के कुछ कारण हो सकते हैं। सबंध्यता के फिजियोलॉजिकल या कार्यकीय कारण हो सकते हैं, कुछ कार्यकीय कारण या इनको फिजियोलॉजिकल कारण कह सकते हैं, या कुछ आकारिकी कारण जो हैं उनकी वजह से सबंध्यता पाई जाती है। अब कार्यकीय या आकारिकी या तो परागकण की हो सकती है या फिर वर्तिकाग्र की हो सकती है, ठीक है। कार्यकीय का अर्थ हम लगभग जो आंतरिक जो क्रियाएं होती हैं उनसे लेते हैं, और आकारिकी का अर्थ जो बाहरी आकारिकी जो संरचना है उससे हम आकारिकी या मोर्फोलॉजी शब्द लेते हैं काम में। तो परागकण और वर्तिकाग्र की जो आकारिकी या कार्यकी जो होगी उसकी वजह से जो पराग स्त्रीकेसर क्रिया है इस दौरान सबंध्यता पाई जाएगी, ठीक है। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है पराग स्त्रीकेसर क्रिया क्या है। तो उसका अर्थ ये है कि जब परागकण वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं तो स्त्रीकेसर का जो वर्तिकाग्र है और परागकण उनके बीच में कुछ प्रोसेस होती है, कुछ प्रक्रिया होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? पराग स्त्रीकेसर क्रिया कहते हैं, ठीक है। और ये सबंध्यता इसी दौरान दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पर परागकण आया ही नहीं है तो उससे पहले तो सबंध्यता का पता ही नहीं चलेगा। परागकण जब स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं उसके पश्चात जो है सबंध्यता का पता चलता है, ठीक है। और इस दौरान जो परागकण है वो अंकुरित नहीं होंगे या परागनलिका का निर्माण नहीं होगा, ओके। यहाँ पर कुछ जीन ऐसे होते हैं, उन जीन्स की वजह से ये सबंध्यता पाई जाती है। कुछ जीन्स यहाँ पर पाए जाएंगे जो सबंध्यता के लिए जिम्मेदार होंगे। अब जो जीन है जिनकी वजह से सबंध्यता का निर्धारण या नियंत्रण होता है, वो जीन जो है दो प्रकार से हो सकते हैं। या तो वो जीन अगुणित कोशिकाओं के होंगे या वो जीन द्विगुणित कोशिकाओं के होंगे, ओके। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो सबंध्यता जो है या अंतरजातीय जो अनिश्चितता है वो दो प्रकार से पाई जाएगी। सबंध्यता के दो प्रकार कौन से हैं? पहला प्रकार हम लेते हैं युग्मकोद्भिदी सबंध्यता। पहला प्रकार है युग्मकोद्भिदी सबंध्यता और दूसरा प्रकार है बीजाणुद्भिदी सबंध्यता, ठीक है। जीन जिनकी वजह से सबंध्यता पाई जा रही है वो जीन कौन सी कोशिकाओं में है, उस आधार पर सबंध्यता को हमने दो प्रकार से लिया है। पहला युग्मकोद्भिदी और दूसरा बीजाणुद्भिदी, ठीक है। युग्मकोद्भिदी में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो कोशिकाएं हैं वो कैसी होंगी? अगुणित होंगी। अगुणित कोशिकाओं में जीन होंगे जो सबंध्यता का निर्धारण करेंगे। और यहाँ जो बीजाणुद्भिदी प्रकार है इसमें कोशिका कैसी होगी? द्विगुणित होगी, 2n होगी, ठीक है। अब देखिए युग्मकोद्भिदी सबंध्यता, इसमें क्या होगा? यहाँ पर सबंध्यता के निर्धारण के लिए जो जीन पाए जाएंगे वो जीन या तो नर युग्मकोद्भिदी में होंगे या परागकण के अंदर पाए जाएंगे। अब नर युग्मकोद्भिदी भी अगुणित कोशिका होगी, परागकण जो बाद में नर युग्मकोद्भिद बनाता है वो भी कैसा है? अगुणित है। तो परागकण या नर युग्मकोद्भिद इन कोशिकाओं के अंदर यदि सबंध्यता को निर्धारण करने वाला जीन पाया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? युग्मकोद्भिदी सबंध्यता कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना सबंध्यता का जीन कहाँ पाया जाएगा?
यहाँ पर सबंधता का जो जीन है वो परागकण या नर युग्मकोद्भिद में जो जीन प्रारूप होगा, परागकण या नर युग्मकोद्भिद में जो जीन प्रारूप है वो सबंधता का निर्धारण करता है, तो उसे हम युग्मकोद्भिदी सबंधता कहेंगे। ओके। और दूसरा जो प्रकार है बीजाणुद्भिदी सबंधता, ये कौन सी है? बताया यहाँ पर कोशिकाएं कैसी होंगी? द्विगुणित कोशिकाएं होंगी। ठीक है। अब द्विगुणित कोशिका कौन सी है? यहाँ पर जो द्विगुणित कोशिका है वो है परागकण का निर्माण करने वाली कोशिका, निर्माण करने वाली कोशिका। अर्थात हम चलते हैं परागकोश के अंदर, बीजाणुधानी में चलते हैं। बीजाणुधानी कौन सी? लघु बीजाणुधानी। अब लघु बीजाणुधानी जो है उसमें आपको बताया था कि बीजाणुजन कोशिका जो है, बीजाणुजन कोशिका जो अर्धसूत्री विभाजन करती हैं और लघु बीजाणु का निर्माण करती हैं, तो लघु बीजाणु तो होंगे अगुणित क्योंकि वो अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं, और ये बीजाणुजन कोशिका जो है ये द्विगुणित होती हैं, जो बाद में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात परागकणों का निर्माण करती है। तो सबंधता का निर्धारण करने वाले जो जीन हैं वो यदि इन बीजाणुजन कोशिकाओं के अंदर ही पाए जा रहे हैं तो वो होगी बीजाणुद्भिदी सबंधता, और सबंधता का निर्धारण करने वाले जो जीन हैं वो यदि कहाँ नर युग्मकोद्भिद या परागकण के अंदर पाए जा रहे हैं तो उसे हम कहेंगे युग्मकोद्भिदी सबंधता। ठीक है। तो यहाँ सबंधता के भी हमने दो प्रकार पढ़ लिए। ठीक है। तो सर्वप्रथम हमने अनिश्चितता लिया था, यहाँ पर नर और मादा युग्मक जनन समय, लेकिन उनमें निषेचन संपन्न नहीं हो रहा है तो इसको हम अनिश्चितता कहते हैं। ये दो प्रकार से है। पहला अंतरजातीय, ये कहाँ होगा? एक ही वंश की दो जातियों के बीच में होगा, और आंतरजातीय ये कहाँ होगा? एक ही जाति के दो पादपों या दो सदस्यों के बीच ये पाई जाएगी। ठीक है। अब एक ही जाति के दो सदस्यों के बीच ये दो प्रकार से हो गई। नंबर एक युग्मकोद्भिदी सबंधता और नंबर दो बीजाणुद्भिदी सबंधता। ठीक है। बताया कि कुछ जीन्स हैं जो सबंधता का निर्धारण करेंगे, तो वो जीन यदि परागकण में है या नर युग्मकोद्भिद में है तो वो हो गया युग्मकोद्भिदी सबंधता, और यही यदि वह जीन जो सबंधता का निर्धारण करता है वो यदि द्विगुणित या बीजाणुजन कोशिकाओं में है या परागकण का निर्माण करने वाली कोशिकाओं में है तो उसे हम कहेंगे बीजाणुद्भिदी सबंधता। ओके। यहाँ जो है अनिश्चितता क्या है, इसके प्रकार जो है कितने वो कंप्लीट है। अब पादप में या पुष्प में जब अनिश्चितता पाई जाती है तो अनिश्चितता के कारण जो हैं कौन कौन से परिणाम आपको दिखाई देंगे एक पुष्प के अंदर, वो यहाँ पर लेते हैं। अर्थात अनिश्चितता या सबंधता के जो परिणाम वो यहाँ पर लेते हैं। कुछ परिणाम हैं, जैसे अब जो सबंधता उसमें होता क्या है कि परागकण जो होंगे, परागकण स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर होते हैं। परागकण स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर होंगे। तो यहाँ पर अपना टॉपिक ये रहेगा कि जो सबंधता है, सबंधता या अनिश्चितता के परिणाम, कौन कौन से परिणाम जो आपको दिखाई देंगे। जैसे पहला परिणाम है, पहला परिणाम ये होगा कि जो परागकण हैं, परागकणों में अंकुरण का अभाव, परागकणों में अंकुरण का अभाव। परागकण जो है वो वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाएंगे लेकिन उनका अंकुरण नहीं होगा। ओके। इसके बाद यदि मान लीजिए अंकुरण हो जाता है तो परागकण जब अंकुरित होंगे तो परागनली का निर्माण होगा। ठीक है। परागनलिका का निर्माण होगा, और परागनलिका का निर्माण तो हो गया लेकिन उसमें वृद्धि नहीं होगी। तो दूसरा परिणाम ये है परागनलिका में वृद्धि का न होना। ठीक है। परागनलिका में वृद्धि नहीं होगी। तीसरा परिणाम ये हो सकता है कि जो परागनलिका
मान लीजिए उसमें वृद्धि भी हो गई, लेकिन उसको जहाँ पर पहुँचना होता है, जिस गंतव्य स्थान पर उसको पहुँचना, मान लीजिए अंडाशय या बीजांड के अंदर वो प्रवेश करेगी, तो वो उस यथा स्थान पर नहीं पहुँच पाती है। ठीक है, तो तीसरा जो परिणाम वो हो जाएगा पराग नलिका का सही स्थान पर या उचित स्थान पर नहीं पहुंचना। पराग नलिका का सही स्थान पर नहीं पहुंचना, ये भी परिणाम है यदि अनिश्चितता पाई जाती है तो। चौथा ये हो सकता है कि जो पराग नलिका जब बनती है वो कैसे बनेगी, वर्तिकाग्र पर बनेगी, और वर्तिकाग्र पर पराग नलिका बनने के पश्चात वो स्त्रीकेसर के नीचे वाले भाग वर्तिका में प्रवेश करती है, और वर्तिका से वो नीचे की ओर अंडाशय में प्रवेश करेगी, अंडाशय से वो बीजांड में प्रवेश करेगी, और बीजांड में प्रवेश करने के बाद क्या होगा, पराग नलिका भ्रूणकोश में प्रवेश करेगी, और भ्रूणकोश में प्रवेश के बाद पराग नलिका जो है वो फट जाती है। तो उसके फटने का स्थान क्या है, भ्रूणकोश वाला भाग जो बीजांड के अंदर होगा। ठीक है, लेकिन जब सबंध्यता पाई जाती है तो उस दौरान पराग नलिका जो होगी वो पहले ही फट जाती है, क्योंकि कि वर्तिका में फट जाती है। तो अगला जो परिणाम होगा वो ये है पराग नलिका का वर्तिका में फटना, वर्तिका में फटना। ठीक है, पराग नलिका पहले ही फट जाएगी, अंडाशय से बीजांड में प्रवेश नहीं कर पाएगी। और नंबर 5, पांचवा परिणाम ये है कि मान लीजिए कि पराग नलिका बन गई, वो अंडाशय में भी प्रवेश कर गई, और अंडाशय में प्रवेश करने के बाद उसका भ्रूणकोश में भी प्रवेश हो गया, वहाँ उसका फटना भी हो गया, परंतु क्या हुआ, नर और मादा युग्मक जो है उनका संलयन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये भी किस वजह से हो सकता है, सबंध्यता की वजह से, अनिश्चितता की वजह से हो सकता है। तो पांचवा जो परिणाम है वो होगा जो नर और मादा, नर तथा मादा युग्मकों के मध्य संलयन नहीं होना, नर तथा मादा युग्मकों के मध्य संलयन नहीं होना। ये 5 परिणाम हैं जो सबंध्यता की वजह से पाए जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से फिर से रिपीट करता हूँ। यदि सबंध्यता पाई जाती है तो परागकणों में अंकुरण का अभाव पाया जाएगा, पराग नलिका जो उसमें वृद्धि नहीं होगी। तीसरा, पराग नलिका का सही स्थान पर नहीं पहुँचना। ठीक है, अंडाशय बीजांड के अंदर पराग नलिका प्रवेश नहीं कर पाएगी। चौथा है पराग नलिका का वर्तिका में ही फट जाना। और पांचवा है यदि पराग नलिका अंडाशय से बीजांड में प्रवेश कर भी जाती है तो वहाँ पर नर और मादा युग्मकों के बीच में संलयन नहीं होगा। ये 5 परिणाम है जो सबंध्यता की वजह से दिखाई देंगे। ओके, तो यहाँ अपना जो सबंध्यता या अनिश्चितता है वो कंप्लीट होता है। ध्यान रखना है, अनिश्चितता का अर्थ निश्चितन का नहीं होने से, तो इसमें क्या होगा कि नर और मादा युग्मक पूर्णतया जननक्षम है, क्रियाशील है, लेकिन फिर भी उनमें निश्चितन सफल नहीं हो रहा है, तो उसी विफलता को हम क्या कहेंगे, अनिश्चितता कहेंगे। ठीक है, और ये अनिश्चितता यदि एक वंश की 2 जातियों के बीच में होती है तो उसे हम अंतर्जातीय कहेंगे, और यदि एक जाति के 2 सदस्यों के बीच में होती है तो इसे हम अंतर्जातीय कहेंगे। और अंतर्जातीय का ये दूसरा नाम क्या है, सबंध्यता है। ठीक है, और सबंध्यता को हमने 2 प्रकार से लिया। सबंध्यता के लिए आपको बताया कि कुछ जीन फैक्टर ऐसे होंगे जिनकी वजह से सबंध्यता पाई जाएगी। अब ये जीन यदि परागकण और नर युग्मकोद्भिद के अंदर की कोशिकाओं में या उनके अंदर हैं तो उसे हम कहेंगे युग्मकोद्भिदी, क्योंकि परागकण और नर युग्मकोद्भिद अगुणित हैं। और यदि सबंध्यता के लिए जो सबंध्यता का निर्धारण करने वाले जीन यदि द्विगुणित कोशिका में या परागकण निर्माण करने वाली कोशिकाओं में है तो उसे हम कहेंगे बीजाणुविधि सबंध्यता। ठीक है, और सबंध्यता के जो भी परिणाम है वो आपके सामने। ठीक है, आशा है कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। पीछे के टॉपिक भी आपको समझ में आ रहे होंगे। जो भी समस्या आपकी होती है वो आप नोट कर लीजिए टॉपिक पढ़ाते वक्त, वीडियो देखते समय। और
उसे आप मेरे पर्सनल नंबर के थ्रू भी आप जो भी समस्या है उसका समाधान कर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि कोरोना चल रहा है तो अपना विशेष ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।